Chapter number 9, application of trigonometry, which is also known as height and distances, because we have to work over height of different buildings, towers, cliffs, and the distance of that building from any point. तो हमें दो ही चीजें बेसिकली फाइंड आउट करनी होती हैं, हाइट्स और डिस्टेंसेस। इसलिए इस चैप्टर का दूसरा नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी होता है। मोस्ट पॉपुलरली ये हाइट एंड डिस्टेंस ही कहलाता है। ठीक है जी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी बुक में नाम दिया हुआ है। इसके अंदर सबसे आसान चैप्टर है ये। दो ही टॉपिक हैं गिनती के जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन। हेडिंग डाल लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए हमारे पास एक वर्टिकल बिल्डिंग है या वर्टिकल टावर है। वर्टिकल से मतलब ये होता है जो कि ग्राउंड लेवल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम वर्टिकल का नाम देते हैं। ठीक है। जहां भी कहीं वर्टिकल का जिक्र आएगा सीधी लाइन खींचनी है आपको, चाहे वो टावर हो, बिल्डिंग हो, क्लिफ हो, कुछ भी हो। ठीक है जी। ये आपके पास ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल पे मान लीजिए कहीं कोई पॉइंट है जहां से इस बिल्डिंग या टावर जो भी है ये भी उसकी टॉप को देखा जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। तो जो ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो एंगल जो है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है वो? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं देन इट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रहेगी बात। अब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ये बात आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। चैप्टर 8 में भी पढ़ा था, 6 में भी, इसमें 6 में पाइथागोरस थी, वहां भी पढ़ा था आप लोगों ने। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी। जो भी एक्यूट एंगल हम कंसीडर करते हैं उसके ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है, 90 के सामने वाली को हाइपोटेन्यूस, बची हुई तीसरी साइड को बेस। जो भी एक्यूट एंगल हम कंसीडर करते हैं उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली को हाइपोटेन्यूस और बची हुई तीसरी साइड को बेस कहा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो इसके अंदर यूज होता है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये था जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा था। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है। मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है, टावर है या जो भी कुछ है, वहां पर ऊपर की तरफ आप खड़े हैं और ग्राउंड लेवल पे कहीं कोई पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है जी। ऊपर से नीचे की तरफ। तो एंगल कभी भी वर्टिकल लाइन के साथ नहीं बनता, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा। तो आप यहाँ एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे और जो एंगल वो कहेगा थीटा, वो आप यहाँ पर बना देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के रूप में। अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कायदे से तो ये इसी एंगल के इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर से। भाई जब आप एंगल को ट्राइंगल के अंदर लेकर आएंगे तभी तो आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसके लिए वही ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये क्या, बेस। आपको वो क्या देगा? एक तो राइट ट्राइंगल देगा, ध्यान से सुन लो, बेसिक यही है बस। वो आपको एक राइट ट्राइंगल देगा, एक एक्यूट एंगल देगा और तीनों में से कोई एक साइड देगा और कोई एक और मांग लेगा या बाकी बची हुई दोनों मांग लेगा। तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले। S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, टेन होता है P/B। सब पढ़ा हुआ है आपने। यानी कि अगर मुझे परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूस निकालनी है, या हाइपोटेन्यूस दिया है परपेंडिकुलर निकालना है,
तो मैं अप्लाई करूंगा साइन। अगर मुझे दिया है बेस, हाइपोटेन्यूस पूछा है, या हाइपोटेन्यूस दिया है और बेस पूछा है, तो मैं अप्लाई करूंगा कॉस। अगर मुझे दिया है परपेंडिकुलर, बेस पूछा है, या बेस दिया है परपेंडिकुलर पूछा है, तो मैं निकालूंगा टेन। ठीक है जी। आपको इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू पता होनी बहुत जरूरी है, याद होनी जरूरी है, पता नहीं, याद होनी। तो लिख लें, एक तो साइन की जरूरत पड़ेगी, एक कॉस की, एक टेन की। बहुत ज्यादा वैल्यू उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। साइन कॉस टेन सिर्फ 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। 30, 45, 60 इनकी जरूरत पड़ेगी। साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2। कॉस इधर से √3/2, 1/√2, 1/2 और 10 इसे डिवाइड करके 1/√3, 1 और √3। बस आपको बेसिकली इन्हीं वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें √2 की वैल्यू 1.414 होती है और √3 की वैल्यू 1.732। वैसे तो इन वैल्यूज को यूज तब करना है जब वो क्वेश्चन में आपको इसे प्रोवाइड करेगा, नहीं तो आपको अपना रूट में ही आंसर निकाल के ड्रॉप करना है बस। ठीक है जी। ये कुल मिला के इस चैप्टर का बेसिक है, बस इतना सा। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके, फंडामेंटल क्या है, काम कैसे होगा, तो उसके लिए आप एग्जांपल्स निकालिए। टेक आउट एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 9। मैं आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सरसाइज यू ऑल हैव टू ट्राई। आधे क्वेश्चन आज देंगे, आधे कल देंगे। पहले दो तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक तो सिंगल एंगल के लिए, एक डबल एंगल के लिए। क्या मतलब है, देखिए ध्यान से। बात करें एग्जांपल नंबर 1 की। सुनिए ध्यान से क्या कहता है एग्जांपल नंबर 1। सुनिए और समझिए। सबसे ज्यादा जरूरी है फिगर बनाना। क्वेश्चन पढ़ के अगर आपने सही फिगर बना ली तो 99.99% आपका क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस है। और अगर फिगर ही गलत बन गई तो चाहे आप ठीक कर भी दो, सब भी जीरो ही मिलेगी आपको। सबसे पहले फिगर चेक होगी। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अभी बताया था वर्टिकली का क्या मतलब, 90 डिग्री पर। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। टावर की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के चलना है सिर्फ। एग्जाम्पल नंबर 1, उसने बोला टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड लेवल के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है टावर। ये कंफर्म हो गई बात। आगे कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि 15 मीटर की दूरी पर है टावर के फुट से। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इस पॉइंट से टावर की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन है तो नीचे की तरफ बनेगा, फाउंड टू बी 60 डिग्री। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फिगर को हमने नेमिंग दे दी, ए बी और पॉइंट को पी कह दिया। पॉइंट को आप सी भी कह सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पी ही कहना है। यू कैन नेम इट एज यू लाइक। अब एक लाइन में हमें इस फिगर को एक्सप्लेन करना है कि भाई इन फिगर, ये बात लिखनी बहुत जरूरी है कि फिगर में क्या चीज क्या है। इन फिगर ए बी इज स्टार एंड पी इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यही तो है। पी इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बताओ भाई, किसी की समझ में लाइन ना आई हो तो मैं दोबारा बताऊं।
क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको पता चल जाएगा क्या चीज क्या है, बस वो लिखना है एक लाइन में आपको। मुझसे वो कह रहा है हाइट बतानी टावर की। टावर की हाइट को मैंने h कह दिया। लेट ए बी इज इक्वल टू h मीटर। हाँ जी सर, परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया हुआ है। क्या लगाऊं, साइन, कोस या टेन? कॉस। कॉस? कॉस तो गलत है जी, 10 ऑनलाइन वाले कॉस बता रहे। टेन? 10 लगेगा भाई। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है। परपेंडिकुलर बेस में पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग 10 होता है। अगर आपको इतनी सी बात भी नहीं पता तो सारे क्वेश्चन गलत होंगे आपके। या तो इसे साइड में लिख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, रफ में साइड में लिख लिया, गलती नहीं होने की उससे। आपने ट्राइंगल का नाम लिखा पहले, इन ट्राइंगल ए डी पी बताओ भाई 10 60 डिग्रीज। हाँ जी सर, 10 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बीपी। 10 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू h, बीपी की वैल्यू 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, से उधर भेज दिया। h इज इक्वल टू, तो आप लास्ट में कंक्लूजन लाइन जरूर लिखेंगे। सो हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने √3 की वैल्यू तो रखी नहीं। मैंने आपसे ये कहा कि इफ वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन आइदर 1.732 और 1.73 और 1.7, जो भी वो आपको वैल्यू देगा, ओनली देन यू हैव टू पुट द वैल्यू, अदरवाइज यू लीव योर आंसर एज सच, रूट में ही छोड़ देंगे इसे। बहुत भारी काम है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना। फिगर ठीक बन गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्लियर हो गया पहला सभी को? चलिए सर अगला देखिए, एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है। जी बताइए सर। ये आपने 10 कैसे लिया है यहाँ पे 60 के साथ? 10 कैसे लिया है? 10 ऐसे लिया है गुप्ता जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस एंगल के लिए मुझे परपेंडिकुलर तो निकालना है और बेस मुझे पता है। परपेंडिकुलर और बेस में 10 का रिलेशन है, तो इसलिए 10 लिया हमने। ओके सर। बोलो भाई, क्लियर है सबको? कहीं कोई यस डाउट सर। हो तुरंत रोक देना, वहीं पूछ लेना, क्योंकि अगर बेसिक में कहीं दिक्कत रहेगी तो फिर चैप्टर नहीं होने का। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने हमारे से ये कहा कि एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अच्छा, एक पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर है। कह रहा शी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। यार सही बात है, मान लीजिए आपको किसी भी हाइट पे कोई भी चीज रिपेयर करनी हो तो यूं थोड़ी ना है कि आप उसी हाइट पे चढ़ के खड़े हो जाओगे। मान लो आपको एक पोल पे, या आपको मान लो पंखा ठीक करना, तो आप उससे उतना नीचे रहोगे कि आपके हाथ पंखे तक चले जाएं। ये थोड़ी ना पंखे की हाइट पे ही चढ़ के खड़े हो जाओगे भाई, फिर तो पैरों में झुक के काम करना पड़ेगा। पुराने जमाने में बहुत लंबे लंबे पंखे लटक रहे होते थे नीचे तक, पुराने पुराने घरों में या हवेलियों में। तो यूं थोड़ी ना है कि भाई हम पंखे की हाइट के लेवल पर खड़े हो गए या उससे ऊपर खड़े हो गए और फिर पंखा ठीक करेंगे नीचे झुक के लेट के, ऐसा थोड़ी ना होगा। हम उससे कुछ नीचे रहेंगे जिससे कि हमारा हाथ वहां तक पहुंच जाए और हम उसे ठीक कर लें। तो यहाँ भी यही कहा गया, इलेक्ट्रीशियन जो है
उसे एक पोल पे जिसकी हाइट 5 मीटर है वहां पे एक फॉल्ट ठीक करना है. शी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क. इलेक्ट्रीशियन शी है, फिर तो वो वाले ठीक, तो बेचारी वैसे ही घबरा जाएगी, है कि नहीं. कर भी सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन वुमेन. कर सकती है, लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रीशियन जो है वो हमारे शहर हमारे देश में तो जेंट्स ही मिलते हैं, है कि नहीं. कोई इस खंबे से लटक गया, कोई उस खंबे से लटक गया. चलिए, लेडीज के पास और बहुत सारे काम है करने के लिए. तो 1.3 मीटर बिलो, भाई पूरा पोल 5 मीटर का है और 1.3 मीटर नीचे आना उसे. एक बात बताओ, अगर पूरा 5 है ऊपर से 1.3 नीचे आना है तो ये कितना रह गया? 3.7 मीटर. बहुत समझदार हैं आप तो. 3.7 मीटर. आगे कह रहा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर she should use which when inclined at an angle of 60 degree with the horizontal would enable her to reach the required position. ये कह रहा इसके बराबर में कितनी लंबी सीढ़ी लगाई जाए कि जब वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो तो वो रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंच जाए. यही तो कहा. तो ए बी तो है पोल, सुनो ध्यान से. सी डी है लेडर. ए बी पोल है, सी डी लेडर है. इस लेंथ को मैंने एल कह दिया. आमतौर पे हाइट को h और डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम हाइट को h और डिस्टेंस को x लोगे. कभी स्कूल में टीचर से लड़ने बैठ जाओ, कहने लगे इसे तो h ही लेंगे. क्यों लेंगे भाई? लिखा हुआ कहीं पे. तो आपकी मर्जी है. यू कैन टेक एनी ऑफ द अननोन डिस्टेंस बाय एनी वेरिएबल, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो. अब मैंने लेडर की लेंथ निकालनी है तो मैंने लेडर की लेंथ को एल मान लिया. भाई लेडर की लेंथ यही तो होगी, या ये होगी नीचे वाली? सीडी होगी या बीडी होगी? सीडी होगी. CD. बीडी क्या है? बीडी इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल. बीडी क्या है? डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल. अगर बीडी कहता तो. ठीक है सर, बात क्लियर होगी. एक लाइन में एक्सप्लेनेशन. इन फिगर AB is pole and CD is Ladder. ladder. बस इतना देना है. हमने लेट कर लिया. CD की हाइट को L मान लिया. लेट CD इक्वल टू L मीटर. अब आप बताइए मुझे क्या दे रखा, क्या पूछ रखा? परपेंडिकुलर दे रखा. क्या पूछ रखा? हाइपोटेन्यूस. Hypotenuse. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री? साइन. तो जल्दी पकड़, साइन जल्दी थीटा. पकड़ लिया तुमने तो. गजब, आई लाइक इट. अब हमने लिया ट्राइंगल सीबीडी के अंदर साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है. तो सीबी अपॉन सीडी. साइन 60 की वैल्यू √3/2. सीबी की 37 meter. 3.7. 37 नहीं है वो, 3.7. और ये एल, एल ऊपर भेज दिया. 3.7 गेट मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन √3. ये आ गई हमारे पास वैल्यू. ठीक है जी. क्वेश्चन में उसने आपको √3 की वैल्यू दे रखी 1.73. देखो दे रखी है क्या? आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 7.4. बस एक चीज का ध्यान रखना, रूट की वैल्यू नीचे नहीं रखी जाने की कभी भी. पहले √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी आती है, 9th में सीखा था.
रूट थ्री 3 हो गया, यस सर। तो 7.4 1.73 अपॉन 3, दोनों की मल्टीप्लाई करो। 1.7 की 1.73 की 7.4 के साथ, 7.4 ही बनेगा ना 37 इंटू 2। जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, सिर्फ मल्टीप्लाई, डिवाइड मत करना, नहीं तो तुम किताब से आंसर लिख दोगे सीधा ही, मुझे पता। 7.4 when multiplied by 1.73, then what we get? 12 point 0.82. अच्छा जी, 12.802 अपॉन 3, डिवाइड कर दो भाई इसे 3 से, कितना आ गया? 4.220 बच गया, 6 बच गया हमारे पास 227, तो 2 पॉइंट राउंड ऑफ करके 27 बैठ जाएगा, या 4.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ गई। अच्छा, आगे उसने एक चीज और मांगी हमारे से, कह रहा ऑल्सो फाइंड हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। लेडर के फुट को इससे कितनी दूरी पे रखेगा हमें नहीं पता, हमने इसे एक्स मान लिया। आप बताओ जी, परपेंडिकुलर बेस क्या लगेगा? कोट क्यों, मैंने कोट पढ़ाया क्या आपको? मैंने आपको कोट सिखाया क्या? मैं तो कह रहा हूँ 3 ही लगाओ बस, साइन कोस टेन, 10 लगेगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू √3, एक्स ऊपर 3.7 अपॉन √3, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, √3 की वैल्यू रख देंगे 1.73 अपॉन 3, कैलकुलेट करके ये मिल जाएगा आपको। बोलो सर, बिल्कुल समझ में नहीं आई बात? बहुत भारी क्वेश्चन है क्या? सर इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि खुद को ही मजा सा आने लगता है कि वाह सर आ गया। इंटरेस्टिंग। तो इसमें नोट करो, आज ट्राई क्या कौन कौन से करने हैं सिर्फ आपको, प्लीज नोट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, 3 तो एग्जाम्पल करने हैं सिर्फ, और एक्सरसाइज 9.1 में शुरुआत के 5 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, जस्ट 5 क्वेश्चन एंड 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 9.1, ठीक है जी। RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 5C में कितने क्वेश्चन हैं? Exercise 5C RS Agarwal, how many questions are there? 48 49 questions हैं, you have to do only half of that। तो 2 काम हुए आपके पास, 8 क्वेश्चन तो इसके और 50% क्वेश्चन 5C एक्सरसाइज के। यह आपका होमवर्क है, दोनों ग्रुप पर डाल दीजिए। बस जी, आज के लिए